सैल्यूट इंडिया। नमस्कार प्यारे भविष्य निर्माताओं, आप सभी मित्रों का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको एक चीज़ बता दूं मैं शुरुआत में, इसमें हम लगभग 30 प्लस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे और वो क्वेश्चन होंगे हमारे इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन होंगे और ईवीएस के संदर्भ में हम मूल्यांकन को इसमें देखने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन होंगे और बहुत शानदार आपकी समझ विकसित होगी अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं बिना स्किप किए हुए। सीधी बात, नो बकवास, ओनली अभ्यास ओनली अभ्यास ओनली अभ्यास। जी हाँ साथियों, आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक ना। तो बात करते हैं, आज हमारा पहला क्वेश्चन है, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। रेटिंग स्केल वही मित्रों, कौन सी, जो हम व्यक्तित्व मापन में यूज करते हैं। व्यक्तित्व मापन की दो प्रकार की विधि होती है, प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। तो अप्रक्षेपी में ये वस्तुनिष्ठ विधि आती है। रेटिंग स्केल आप सभी जानते हैं, जिसका जो मतलब प्रतिपादन किसने किया था, तो थ्रस्टर ने किया था। किसने? थ्रस्टर ने किया था, ठीक है। तो बात करते हैं प्यारे दोस्तों इसके बारे में, और ये पूछा गया कि इसमें हम कौन सी तकनीक का उपयोग करते हैं। तो अवलोकन का करते हैं, जांच सूची का करते हैं, अधिविन्यास का करते हैं, फिर लिखित प्रश्न का करते हैं, ठीक है। अब रेटिंग स्केल में आपने ये सोचा होगा कि जो 5 पॉइंट रेटिंग होती है ना, वो ज़्यादा प्रचलन में है, ठीक है। 5 बिंदु मापन, जैसे कि आप ही को कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप सत्य बोलते हैं, आप सत्य बोलते हैं, तो उस पर आपको टिक करना होता है। जैसे कि हर ए पर हम रेटिंग देते हैं ना, उसी प्रकार से ये होता है, ठीक है। जैसे कि सर्वदा, है ना, प्राय सत्य बोलते हैं, कभी कभी सत्य बोलते हैं, बहुत कम सत्य बोलते हैं, कभी सत्य नहीं बोलते हैं। तो इस प्रकार से 5 पॉइंट होते हैं और ये 3 पॉइंट भी हो सकते हैं, बट जो 5 पॉइंट रेटिंग इसके लिए ना, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। तो हम इसमें बात करेंगे, जो अपन का ऑप्शन फर्स्ट है बिल्कुल करेक्ट है, अवलोकन का हम इसमें यूज करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि वो किस प्रकार से करते हैं, तो इसके संबंध में हम ये जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। रेटिंग स्केल में अवलोकन तकनीकी का उपयोग किया जाता है। इसका अवलोकन तकनीकी का उपयोग किया जाता है। निर्धारण मापनी रेटिंग स्केल, इसे एक नाम और भी दिया जाता है, क्या? निर्धारण मापनी और मापदंड मूल्यांकन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मापदंड मूल्यांकन भी कहते हैं और क्रम निर्धारण मापनी भी कह सकते हैं, कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो रेटिंग स्केल एक यंत्र है, कैसा? निर्धारण मापनी एक यंत्र है जिसमें निर्धारित की जाने वाली वस्तु को संख्याक निर्दिष्ट किया जाता है। निर्धारण मापनी जांच सूची के समान है, परंतु इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब सूक्ष्म विवरण की आवश्यकता होती है। अब आपकी ईमानदारी का चेकअप करना, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपकी अगर किसी संवेग का कोई हमें चेकअप करना होता है, तो हम उस समय आपसे क्वेश्चन पूछते कि आप अंधकार में डरते हैं। हाँ, कभी कभी डरता हूँ। नहीं, मैं रोज ही डरता हूँ। मैं कभी नहीं डरता। तो इस प्रकार से आप उसका आंसर देते, ठीक है। तो सूक्ष्म विवरण प्राप्त करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। किसी भी वस्तु या व्यक्ति के गुणों का अवलोकन करके उसके गुणों के आधार पर उसको औसत, उत्कृष्ट, व संतोषजनक, खराब और असंतोषजनक पर उसके रेटिंग हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही बात है। बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरा गौर फरमाना। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है एक्चुअल में? ये क्वेश्चन बोल रहा है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। ये पूछ रहा है कि जो ईवीएस है ना, उसमें जो टीचर है ना, वो बच्चों को स्वयं का आकलन करने के लिए अवसर देना चाहिए, ठीक ना। तो स्व आकलन कौन सा आकलन होता है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन और सीखने के समान आकलन, ठीक है ना। और सीसीई, आपको इसमें सही आंसर चूज करना है। प्यारे दोस्तों, जो साथी फेसबुक लाइव देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कर दें प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये महत्वपूर्ण चीज़ हर एक बंदे तक पहुँचनी चाहिए? तो ये काम तो बिना कहे कर देना चाहिए, ठीक है ना। बार बार कौन कहेगा प्यारों। बात करते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, ठीक ना। बोल रहे हैं सीखने के समान, सीखने के लिए समान जो आकलन है वो शिक्षक को बच्चों से करवाने चाहिए, ठीक है ना। बच्चा खुद का मूल्यांकन कर सके, ये बहुत ही बड़ी बात होती है। ये लिखिए, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन करने के लिए अवसर देना चाहिए। यहाँ स्व आकलन का अर्थ है सीखने के समान आकलन। जी मित्रों, सीखने के समान आकलन, देखो जो असेसमेंट 4 है, एज है ना, इन है, ये पूरी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखी है। अगर आप उस वीडियो को देख लेते ना, तो आपका यहाँ पर कोई भी डाउट बना नहीं रहेगा, ठीक है। और आप उस वीडियो को जरूर देखें पहले दोस्तों, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए पहले अपलोड कर दी गई है,
ठीक है ना। तो बात करते हैं ये सीखने के समान के लिए आकलन है। अब इसके बारे में जानते हैं कि सीखने के समान आकलन केवल तब शुरू होता है जब विद्यार्थी शिक्षण के उद्देश्य तथा निष्पादन के नियमों से अवगत हो जाते हैं, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत होते हैं और इस प्रक्रिया में वे उद्देश्य के निर्धारण, अपनी प्रगति की जांच और परिणामों पर पुनर्विचार की प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं। ठीक है ना। बात करते हैं प्यारे दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन की। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरा गौर फरमाना। छोटी कक्षाओं में प्रणव अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। भाई कक्षा कौन सी? प्राथमिक लेवल 1 to 5। बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे बच्चे आएंगे आपके सामने, तो उनको आप किस तरह से पढ़ाओगे? आगमन विधि लोगे, पहले उदाहरण दोगे बच्चों को, फिर उनको नियम बता दोगे, या फिर उनके मनोरंजन और खेल संबंधित कार्य करवाओगे और रटवा दोगे ये चीज़ें कि ये रट लो बच्चों, आप निगमन करवाओगे उनको? नहीं, उनको मात्र क्या करवाना, कोई भी ले लो, मनोरंजन करवाना है, खेल और मजाक के साथ। देखिए आप हमारे चैनल पे जाइए, हमारे फेसबुक पेज पे जाइए, आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिलेंगे जहाँ पर बच्चे है ना मस्ती के साथ खेल रहे हैं और झूम रहे और कुछ नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। तो मनोरंजक और खेल संबंधी चीज़ें यहाँ पर आप बच्चों को दे सकते हैं। ठीक है ना। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है प्यारे दोस्तों। बच्चों से प्यार करिएगा, आप वहीं पर मास्टर बन जाओगे। ठीक है। बात करते हैं इसमें ये छोटी जो कक्षाएं होती है वहाँ पर प्रणव में रुचि होती है, उन रुचि के लिए उत्पन्न करने का तरीका कौन सा होता है? मनोरंजन तरीका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और बच्चों की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। बच्चे खेल में बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं, उन्हें कहानियाँ, किस्से, कविताएं, पहेली आदि शामिल करें उनको सुनाने में, और उनका अधिगम सार्थक हो पाएगा, स्थायी हो पाएगा और बहुत लंबे समय तक बच्चे आपको याद रखेंगे। और जब भी आप बच्चों को दिख जाओगे तो वो लौट के आपके पास आएंगे और बहुत अच्छी सी मुस्कान आपको देंगे, आपका दिल कुल हो जाएगा। बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की प्यारे दोस्तों। विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है? अब पहले ये जानो कि विशिष्ट, आप जो वीडियो देख रहे हो ना, आप खुद विशिष्ट हो। जी हाँ मित्रों, आप अपने प्यारे दोस्तों के लिए, आप अपने माता पिताजी के लिए, आप हर एक व्यक्ति के लिए विशिष्ट हैं। और सामान्य कौन है? एक व्यक्ति होता है वो सामान्य हो सकता है, पर मैं प्रकाश हूँ, मैं विशिष्ट हूँ। आप मुकेश हो, आप विशिष्ट हो। आप राकेश हो, विशिष्ट हो। आप सुमन हो प्यारी बहन, तो आप विशिष्ट हो। ठीक है ना। आप विशिष्ट हो गए तो उदाहरण क्या होता है? उदाहरण विशिष्ट होता है। क्या होता है? उदाहरण विशिष्ट होता है प्यारे दोस्तों। ठीक है ना। जैसे पीएम तो बहुत हुए, है ना, वर्ल्ड में बहुत सारे पीएम है, पर हमारा पीएम हमारे लिए उदाहरण है तो विशिष्ट है ना। जबकि जो पीएम है वो तो बहुत सारे हैं, तो वो तो सामान्य बात होगी। इस प्रकार से आप इस चीज़ को समझें। ठीक है ना। तो जो किसी भी चीज़ का उदाहरण देंगे तो विशिष्ट होगा और जो नियम है वो सामान्य होगा। ठीक है ना। तो इसका हम किस में यूज करते हैं? विश्लेषण विधि में करते हैं, श्वेत शोध विधि में करते हैं, संश्लेषण में करते हैं, आगमन में करते हैं। तो आगमन में क्या करते हैं? पहले उदाहरण दिया जाता है, उसके पश्चात हम नियम बनाते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन जो डी है प्यारे दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। बात करते हैं डी ऑप्शन राइट क्यों है, तो थोड़ा सा समझ लें प्यारे दोस्तों तो बहुत मजा आ जाता है कि विशिष्ट से सामान्य सिद्धांत आगमन विधि में प्रयोग किया जाता है। किस विधि में? आगमन विधि में प्रयोग किया जाता है। इस बात को आप समझ पाएंगे। इस विधि में पहले कई सारे उदाहरण एग्जाम्पल बच्चों को दिए जाते हैं, उसके पश्चात निष्कर्ष बताया जाता है और इस विधि के द्वारा ज्ञान का स्थायी रूप से ग्रहण किया जा सकता है। मतलब अधिगम स्थायी होता है। क्या होता है? अधिगम स्थायी होता है और अधिगम सार्थक भी होता है। किस विधि से? आगमन विधि से प्यारे दोस्तों। ठीक है। बात करते हैं अब हम 5 नंबर क्वेश्चन की। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आ गया है प्यारे दोस्तों। तो ये लो 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, ये लो जी। अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता है? आपने कोई प्रश्न पत्र तैयार किए है ना, तो उसकी क्या विशेषता है? अच्छी वैधता है, विश्वसनीयता है, ये दोनों है, व्यापकता है और विस्तृत है। ठीक है। तो प्यारे दोस्तों वैधता भी है, विश्वसनीयता भी है। ऑप्शन सी, और ये ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ये बोल रहा है कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। तो हाँ प्यारे दोस्तों, अच्छे प्रश्न पत्र की ये दोनों विशेषता होना अनिवार्य है। ठीक ना, तभी तो वो अच्छा मूल्यांकन दे पाएगा। बात करते हैं कि ये अच्छे हैं तो क्यों है प्यारे दोस्तों, तो ये इसलिए अच्छे हैं, ये आपके सामने ये आ गया। ठीक है। अच्छे प्रश्न पत्र की प्रमुख विशेषता उसकी वैधता होती है, उसकी विश्वसनीयता होती है। वैधता क्या? वैधता वो चीज़ होती है कि जिसके लिए हम उस प्रश्न पत्र का निर्माण करते हैं, अगर उस उद्देश्य पर वो खरा उतरता है तो उसको वैधता है।
ठीक है। और अगर उसकी जो बच्चे ने अंक अर्जित किए उसके संबंध में, है ना, उसकी हम अगर उस किसी भी अलग अलग प्रेक्षकों से जांच करवाएं और उसको जब परिणाम हमेशा सेम आए ना, वो विश्वसनीय होता है। ठीक है ना, इस बात को आप समझेंगे। और बात करते हैं प्रश्न का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर देना होता है। यह जानकारी उनकी जानकारी की जांच करना नहीं होता है, उनके पास क्या है ना, उनकी नॉलेज कितनी, उन्होंने कौन कौन सा फैक्ट रट रखे हैं, कौन सी फैक्ट उनको याद है, वो चीज़ नहीं है। बच्चा स्वयं के विचार प्रकट कर पाए, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है ना, इसलिए जो इंटरव्यू होता है ना, उसमें आपकी नॉलेज चेक नहीं की जाती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी अभिव्यक्ति, आपके विचार प्रकट करने का तरीका और आपके विचार चेक किए जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा प्यारे दोस्तों। चलो आपसे रिक्वेस्ट करते हुए एक और बात कह देता हूँ कि आप शेयर करो भाई। ठीक है, बात करते हैं 6 नंबर प्रश्न की। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, व्याख्यान एवं श्रुतलेख। अब देखो विचार गोष्ठी और श्रुतलेख, ठीक ना, श्रुतलेख इसमें श्रुतलेख है, इसमें भी श्रुतलेख है। अब इसमें विचार गोष्ठी और कार्य योजना है, तो विचार करना, आदान प्रदान करना अपनी बातों का, विचारों का, ठीक है ना, वाद विवाद करना, वार्तालाप करना बहुत बेहतरीन चीज़ है। ठीक है, इसमें बच्चा क्या करेगा, अपनी बातों को बताएगा और हम उस बच्चे की जो बातें हैं उसको महत्व देंगे। ठीक है, और कार्य योजना बनाएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ कौन सी हुई? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं सही है तो क्यों है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना शिक्षण विधि की सबसे उपयुक्त विधि है। क्या है? सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। ठीक है ना, अब देखो 1 मिनट रुको, आप इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। इस शिक्षण विधि में छात्र परस्पर विचारों का आदान प्रदान करके अपने ज्ञान की वृद्धि करता है। यह शिक्षण विधि कृत्रिम वातावरण को समाप्त करने और शिक्षा को जीवन के संबंध में स्थापित करने हेतु महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि बच्चे खुद की बातें करेंगे, अपने विचार रखेंगे। ठीक है ना, तो वहाँ पर कोई एक कृत्रिम वातावरण नहीं रहेगा, एक व्यवहारिक वातावरण वहाँ पर स्थापित हो जाएगा और बहुत ही मजा आएगा फिर बातों करने में। प्रारंभ में इसका प्रयोग छात्रों द्वारा किए जाना वाले गृह कार्य के लिए किया जाता था और जिसमें योजना बनाना व शारीरिक श्रम करना निहित होता था। ठीक है, अब बात करते हैं 7 नंबर प्रश्न की। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ये लो जी, ये लो। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, जरा गौर फरमाना। यह आवश्यक क्यों है? शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा है यह जानने के लिए, बच्चे ने ये चीज़ नहीं सीखी यह जानने के लिए हम ये मूल्यांकन करते हैं। क्या कि बच्चे ने 2 + 3 तो सीख लिया है पर बच्चे ने 3 - 1 नहीं सीखा है, यह जानने के लिए मूल्यांकन करते हैं क्या? या फिर ऑप्शन जो बी बोल रहा है कि शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर ने बनाए रखने के लिए करते, ने बनाए रखने के लिए करते। एक वर्ड है, एक शब्द मात्र होता है जो उस ऑप्शन को गलत कर देता है। ठीक है ना, अब बात करते हैं निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। ठीक है, परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु, क्या परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु आप सतत व्यापक मूल्यांकन करेंगे? जबकि एनसीएफ तो कहता है कि आप तो परीक्षा लो ही मत, परीक्षा लेते हो तो बच्चों के सामने खुली किताब कर दो, ये बोलता है वो। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो बहुत तुच्छ विचार है ये वाले, है ना, और ये भी तो तुच्छ है। ठीक है ना, अब बात क्या है कि बच्चे की प्रगति निरंतर ने बनाए रखने के लिए, तो ये दोनों ही गलत है। बिल्कुल ए, बी और डी तो गलत है, ऑप्शन सी करेक्ट है। इन तीनों में सबसे उपयुक्त चीज़ यही है कि मूल्यांकन इसलिए करते रहना चाहिए बच्चे का जो अनावश्यक भय है ना परीक्षा के समय में वो खत्म हो जाए। ठीक है, पर इन तीनों में से, इन चारों में से तो सबसे बेस्ट यही था, तो हमें सी क्लियर करना है। ठीक है, अब सी राइट क्यों हुआ उसके संबंध में आप इस विश्लेषण को जाने कि सी से विद्यार्थी के अधिगम स्तर को जाना जा सकता है, बिल्कुल सही है। आवश्यक उपचार किया जा सकता है, बिल्कुल सही, निदान करके उपचार किया जा सकता है। जिसे छात्र को अधिगम संबंधी समस्या के कारण अवरुद्ध ने उत्पन्न हो। भाई बच्चा है, उसके अधिगम में समस्या में जो अवरुद्ध कारण आ रहे हैं, है ना, उनको हम खत्म कर सकें निदान करके उनका, और साथ ही निरंतर मूल्यांकन होने से
विद्यार्थी में परीक्षा का अनावश्यक जो भय है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। एक बहुत बड़ा डर होता है परीक्षा का, अरे बाप रे क्या होगा, कैसे होगा, कुछ होगा, ये बच्चों का भय अगर समाप्त हो जाए ना, तो वो उसका जो एक बगिया का जो फूल है वो बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित होता है, ठीक है। बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है, अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है। किसका मूल्यांकन है? पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना। तो इसका प्रमुख उद्देश्य किसका है, किस पक्ष का है? कॉग्निटिव है, तो संज्ञानात्मक पक्ष का है, भावात्मक का है, या फिर मनोकार्यात्मक है, ठीक है। किस क्षेत्र का ये प्रमुख उद्देश्य होता है कि शुद्धता संबंधी और शुद्धता संबंधी बच्चों में जो चीज़ें हैं वो डेवलप हो जाए, वो सोच उनकी समझ विकसित हो जाए, ठीक है। तो पहले दोस्तों ये भावनात्मक क्षेत्र है। कौन सा? भावनात्मक क्षेत्र। कौन सा? भावनात्मक क्षेत्र, ठीक है ना। पूरी दुनिया, पूरा भारत भावनात्मक रूप से एक होकर स्वच्छ इंडिया, हाँ, स्वच्छ भारत मिशन में अपना योगदान दे रहा है। तो ये एक भावना है कि एक विशेष भावना में लोग बंध गए हैं और भावनात्मक रूप से भावनात्मक क्षेत्र में आकर कार्य कर रहे हैं ये चीज़, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हुआ। पहले दोस्तों बात करते हैं ऑप्शन बी ही करेक्ट क्यों हुआ, देख लो। ये ऑप्शन बी करेक्ट हुआ, मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। ये भावनात्मक क्षेत्र भावों से जुड़े हुए, लोगों की भावना से जुड़ा हुआ विषय, ठीक है। बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरा गौर फरमाइए पहले दोस्तों कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है सत्र मूल्यांकन, अर्धवार्षिक मूल्यांकन की तकनीकी है, निदानात्मक मूल्यांकन की तकनीकी है, या फिर इकाई मूल्यांकन की तकनीकी है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीकी है जो निदानात्मक मूल्यांकन है ना। सतत व्यापक मूल्यांकन निदानात्मक मूल्यांकन की एक तकनीकी कैसे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। निदानात्मक मूल्यांकन क्या होता है कि उसमें ये होता है कि बच्चे की कमी को जाना जाता है उसको, और फिर उसको पूरा किया जाता है। ये कमी है, उपचार करते हुए उसको इस कमी को ध्यान में रखते हुए उसको उपचार किया जाता है, ठीक है। अब जो हमारा मूल्यांकन उसमें क्या होता है, हम बच्चे की प्रगति जानते हैं। क्या जानते हैं? बच्चे की प्रगति जानते हैं। तो उस प्रगति में बच्चे ने क्या नहीं अडेप्ट किया उसको बारे में हम उसको यहाँ पर क्लियर करते रहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हुआ पहले दोस्तों। और बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरा गौर फरमाना। बात करते हैं, ये लो आपके सामने 10 नंबर क्वेश्चन। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है क्या है जी? अनुशासन बनाए रखना है, केवल परीक्षा करवाना ये है, केवल प्रश्न पत्र बनाना। देखो अब देखो, ये केवल जोर दे रहा है, बिल्कुल गलत है। अनुशासन बनाए रखना है या फिर अधिगमकर्ता की उपलब्धि जाना और सुधार लाना है। ये लो अब इन ए और डी में देखो, तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट है प्यारे दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। अब बात करते हैं ये सही क्यों हुआ इसके बारे में। ये लो मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ मूल्य का आकलन करना है। इसका उद्देश्य अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना और उसमें आवश्यकता अनुसार यानी अपेक्षाकृत व्यवहारगत परिवर्तन यानी सुधार लाना होता है, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो गया दोस्तों। बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरा गौर फरमाना कि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए। कोई बच्चा है या फिर कोई कक्षा के बच्चे हैं जो रटने की प्रवृत्ति अपने आप में ज़्यादा विकसित कर चुके होते हैं, ठीक है। भाई उन्होंने ये मान लिया होगा कि सर ने पूछा है तो हमें याद करना है, रटना है, और बचपन में हमने ये तो किया था। अब बात आती है कि इसके लिए हमें क्या करना है। उन्हें वस्तुनिष्ठ प्रश्न देवे, लघु उत्तरीय प्रश्न देवे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देवे, या फिर निबंधात्मक प्रश्न देवे, ठीक है ना। तो इसके लिए हम बच्चों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न देंगे। कैसे? ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देंगे, विकल्पनात्मक क्वेश्चन देंगे। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। ये ऑप्शन सही है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों में समझ विकसित होगी और समझ विकसित करने की जो क्षमता है उसका विकास होगा, और वस्तुनिष्ठ को रटने की प्रवृत्ति से आज़ादी मिल जाएगी। बच्चे रटेंगे क्या, समझेंगे कि कौन सा उत्तर सही होगा, ठीक है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न है और लघु उत्तरीय जो प्रश्न है उनमें रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है। पौधे के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है, क्या आवश्यक है?
हम बच्चे को पढ़ा रहे कि इस प्रकार से ये पौधा होता है, ये उसकी टहनियाँ होती है, वो टहनी वो पत्तियाँ होती है, ठीक है ना, वो ये दूसरी जड़ें होती है, ये इसका तना होता है। मान लीजिए हम सीक्वेंस से बताएंगे बच्चे कुछ भी, उसके लिए हम बच्चे को क्या करवाएं, ठीक है ना। तो पाठ्य पुस्तक बच्चों के सामने हो, हाँ, और या फिर पौधों का अवलोकन बच्चा करे, या फिर शाम पढ़ पर हम जैसे मैंने अभी चित्र बनाया तो आप ड्राइंग बना दें, या फिर पौधों का चित्र बच्चों को दिखा दें। तो प्यारे दोस्तों, आपको सभी को पता है कि जो ज्ञान होता है वो ज्ञानेंद्रिय इंद्रिय माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। अगर बच्चे स्वयं पौधे का अवलोकन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें वो खुद सीखेंगे, है ना, और वो प्रत्यक्ष ज्ञान स्थायी रूप से बच्चों के जहन में घर कर जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हो जाएगी। तो ऑप्शन जो बी है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। पौधों का अगर बच्चे अवलोकन कर लेना तो वो जो अधिगम है वो सार्थक हो जाता है, ठीक है ना। तो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे तो, बट आपको भी मज़ा आना चाहिए। आप शेयर जरूर करें प्यारे दोस्तों कि पौधे के विभिन्न भागों का अध्ययन करने के लिए पौधे का अवलोकन करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, और इससे छात्र को पौधों से संबंधित प्रक्रियाओं का ज्ञान आसानी से हो जाता है, ठीक है। बहुत ही अच्छी बात है साहब। और अगर स्कूल में जाओ, नई नई स्कूल में, तो आपको यही करना चाहती हूँ। वहाँ पर आप स्कूल में कक्षा में घुसो ना, तो इसका मतलब ये नहीं खाली हाथ घुसने, आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल अपने साथ कलेक्ट करना शुरू कर देना अभी से। तब आप स्कूल में जाओगे तो बड़ा मज़ा आएगा, बच्चों के साथ खेलोगे, बच्चों को खिलाओगे, बड़ा आनंद आएगा, जीवन प्रफुल्लित हो जाएगा, और जीवन में जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल उसके चार चांद लग जाएंगे, आप पूछो मत। अगर बच्चों से प्यार करना शुरू कर दिया तो। बात आती है 13 नंबर क्वेश्चन की, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए। क्या ये तो क्वेश्चन हमने कर लिया ना भाई, ये तो क्वेश्चन हमने कर लिया, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया था, कोई बात नहीं। अब देखो 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने फिर से वापस है शानदार वाला, कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है। योजना विधि, कहानी विधि, या फिर व्याख्यान विधि, या फिर वाद विवाद विधि। प्राथमिक स्तर है और वहाँ पर हमें क्या करवाना है, एक प्रभावशाली विधि का चयन करना है। तो देखो योजना विधि नहीं हो सकती, व्याख्यान नहीं हो सकता, वाद विवाद नहीं हो सकती, कहानियाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप किसी भी जो संपत्ति है उसको कहानी से रिलेटेड करते हो बच्चों को बता दें। जैसे कि आजकल जो बच्चे होते हैं वो कॉकरोच बहुत ज़्यादा देखते हैं, और अक्सर में देखते क्या है कि एक राम था, वो एक रामू था, उसकी गाय थी, वो हुआ था, है ना, उसके ट्रैक्टर था, वो बेईमान था, इस प्रकार की वो कहानी सुनते हैं, बहुत ज़्यादा कहानी सुनते हैं, भले वो उनको याद ना रहे, ठीक है, पर बहुत ज़्यादा कहानियाँ बच्चे सुनते हैं, ठीक है। ऑप्शन जो भी बिल्कुल करेक्ट हो, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कहानी कथन विधि उपयुक्त होगी। कौन सी कहानी कथन विधि उपयुक्त होगी, ठीक है। और अगर इसमें खेल विधि देर का होता है तो हम उसको टिक करते हैं, क्योंकि प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी को रोचक तथ्यों के द्वारा ही विषय वस्तु के प्रति आकर्षण कर सकते हैं और उन्हें अधिगम के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। अगर रोज हम कहानी कथन विधि उपयोग करें तब, जब खेल के लिए समय ना हो, या फिर खेल के लिए कोई अलग हमें कोई मटेरियल हमारे पास नहीं हो तब, वरना हम खेल विधि का प्रयोग ज़्यादा बच्चों के साथ करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि बच्चे खेल खेल में बहुत ज़्यादा सीखते हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो बच्चे स्वयं ग्रहण करते हैं उन्हें, ठीक है ना। बच्चे ग्रहण कैसे करते हैं बताऊँ क्या। आपने देखा होगा कि आपने कभी इससे गेम खेला होगा, ये वाला, ऐसे गोल घेरा बना दिया बड़ा बड़ा, और फिर यहाँ पर 3 गिले रोकती, और ये अपना पिच हो गया, यहाँ पर हम खेलते हैं, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं कि इस घर में गए तो आउट हो जाएगा, यहाँ पर एक टप्पा मार के गए तो फिर आउट हो जाएगा, यहाँ से इधर इधर रन है और इधर नहीं, इस प्रकार से हमने बहुत चीज़ें सीखी है। तो वो क्या है, एक प्रकार के हम नियम बनाकर उसी को फॉलो करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो बच्चे यहाँ से सीखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है प्यारे दोस्तों। ये क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहे हैं कि पर्यावरण की स्वस्थता वाली तो हो गए, शुद्धता का मूल्यांकन तो ये भावनात्मक हो गए, ऑप्शन बी। आज ऐसे कैसे हो रहा है, कोई बात नहीं प्यारे दोस्तों, फिर भी हम देखेंगे कि आज 16 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देखो ये तो वापस वही क्वेश्चन आ रहा था, ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम देखते हैं। ये आज का क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है। ये लोग कोई टेंशन नहीं है, आप नो टेंशन रखो कि प्राथमिक स्तर पर परिणाम अध्ययन में रचनात्मक आकलन को सम्मिलित नहीं करता है। जो प्राथमिक स्तर है वहाँ पर रचनात्मक आकलन किसको सम्मिलित नहीं करता है, ठीक ना। क्या शिक्षार्थी की ग्रेडिंग और रैंकिंग को सम्मिलित करता है, कतई नहीं करता। अधिगम व्यक्तियों की पहचान करना यानी निदान करना, तो इसको शामिल करता है। कमियों की पहचान करना, ये भी निदान है, बिल्कुल सही है।
शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने इसको भी शामिल करता है। तो ऑप्शन ए है ना उसको शामिल नहीं करता है प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। और ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ये लो इसका आंसर आपके सामने कि प्राथमिक स्तर पर प्रौढ़ अध्ययन में रचनात्मक जो आंकलन है शिक्षार्थी की ग्रेडिंग व रैंकिंग को शामिल नहीं करता है। तो कौन करता है इसको? योगात्मक यानी संकलनात्मक, ठीक है ना। ओके, बात करते हैं प्यारे दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन की। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरा गौर फरमाना। इसमें कोड दे रखा आपको, क्या दे रखा? कोड दे रखा है। थोड़ा इसको मैं आपको छोटा कर देता हूँ आपके लिए, है ना। ये लो, आप यूँ समझो कि नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय के नीचे दी गई ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। नेहा है को टीचर है जो अभी अभी लगी है, नहीं है, बहुत ही शानदार समझ रखती है ईवीएस के प्रति। तो वो क्या करेगी? मूल्यांकन की कौन सी तकनीक का प्रयोग करती है, ठीक है ना। हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन करना, गृहकार्य मूल्यांकन, परियोजनाकारी मूल्यांकन, मौखिक परीक्षा। अब नीचे दी गई तकनीकों का कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकते हैं? सबसे अधिक वस्तुनिष्ठ कौन सी है वो हमें चेक करना है, ठीक है ना। तो क्या हस्तलिखित क्रियाकलाप है उनका मूल्यांकन करना क्या वस्तुनिष्ठ है? गृहकार्य मूल्यांकन क्या वस्तुनिष्ठ हो सकता है? या फिर जो मौखिक परीक्षा है वो वस्तुनिष्ठ हो सकती है, या फिर परीक्षा परियोजना कार्य मूल्यांकन? तो प्यारे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हस्तसिद्ध जो क्रियाकलाप है उनका मूल्यांकन है वो वस्तुनिष्ठ हो सकता है, और मौखिक परीक्षा है उसका जो मूल्यांकन है वस्तुनिष्ठ हो सकता है, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट और फोर्थ कौन सा है? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देखते हैं कौन सा राइट है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ठीक है। 1 मिनट कहाँ जा रहे हो? अरे को ऑप्शन बी बिल्कुल सही। प्यारे दोस्तों बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरा गौर फरमाना प्यारे दोस्तों कि कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डर को क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो, दत्त कार्य, परियोजना कार्य, घटना वृत्तांत, अभिलेख। तो प्यारे दोस्तों आप सभी जानते हैं पोर्टफोलियो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोर्टफोलियो कहा जाता है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण टर्म है, इसका विषय ध्यान रखेंगे। कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट है, सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को जिस फोल्डर के अंतर्गत रखा जाता है उसे पोर्टफोलियो कहा जाता है। बच्चे के संबंध में पूरी संपूर्ण जानकारी होती है वो पोर्टफोलियो दे देता है। पोर्टफोलियो एक कार्य वो होता है कि मान लीजिए आप मान लीजिए कोई स्कूल है, वो इस स्कूल में आप जाएंगे, ठीक है। इधर से आप प्रवेश करेंगे, ये और ये कक्षाएं हैं, ठीक है, इधर। अब जिस स्कूल में जाएंगे वहाँ पर तो आप बच्चों के लिए नहीं हुए ना, और बच्चे आपके लिए नहीं होगी। वहाँ पर जो पहले टीचर थे ना उन्होंने हर एक बच्चे के लिए पोर्टफोलियो बनाया रखा है। उस पोर्टफोलियो आप उसको देखेंगे, उसको समझेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो रामू है, ये श्यामू है, ये कालू है, ये गोलू है, ये छोटे छोटे बच्चे ना, इनने ये प्रगति कर रखी है, इनको ये आता है, ये नहीं आता है ना। उसका आपकी समझ उनके प्रति विकसित करनी जरूरी होगी। तो पोर्टफोलियो वहाँ पर काम आता है। जब एक नया शिक्षक आता है तो उसको उन बच्चों के प्रति जो रवैया होता है उसको पता चल जाता है उस पोर्टफोलियो को पढ़ने से, ठीक है। पर किस प्रकार का इनका लेवल है पूरा एक कक्षा का अवलोकन आप कर पाते हैं पोर्टफोलियो के जरिए। बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है, ठीक है ना। तो कौन सा है? चित्रपटन है, सृजनात्मक लेखन है, निर्देशन, या फिर प्रदर्शन है, या फिर हस्तप्रक गतिविधि है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी है बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट हो रहा है। हस्तप्रक गतिविधि है ना, ये आकलन का सबसे उपयुक्त तरीका हो जाता है जब संकेतक की बात हो जाती है, ठीक है। क्यों हो जाता है देखते हैं क्या हुआ। ये लो, हस्तप्रक हैंड्स और एक्टिविटी गतिविधि संकेत की आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका हो जाता है। इससे आसानी से प्रदर्शित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है। बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? बच्चे को निजी विवरण, व्यक्तिगत पृष्ठपोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है, सीखने के संकेतकों और उप संकेतों को सूची बनाना, रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाना, ये सही है। या फिर
अब कहाँ मिलेगा वो, ये लो, ठीक है। या फिर ठीक, अच्छा, बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चों के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती है। बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है हम ये समझ लेते हैं प्यारे दोस्तों। एक मिनट। आकलन प्रक्रिया में बच्चों के निजी जो विवरण होता है और व्यक्तिगत जो पृष्ठपोषण होता है देना वांछनीय अभ्यास नहीं है, ठीक है ना। ये स्थगित होता है और कम उपयुक्त होता है। क्या होता है? कम उपयुक्त होता है, ठीक है ना। तो आज हमने 20 क्वेश्चन किए, बहुत ही महत्वपूर्ण, और आगामी वीडियो हम बहुत ही महत्वपूर्ण आपके सामने और क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सैल्यूट इंडिया, सैल्यूट, ठीक है। तो बात करते हैं पहले दोस्तों, आप मुझे बताओ टारगेट 8 एग्जाम नामक जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर ले। वहाँ पर आपको महत्वपूर्ण नोट्स अवेलेबल करवाए जाते हैं और बहुत ही तरह के बहुत ही शानदार नोट्स, और आपको वहाँ पर PDF अवेलेबल करवाई जाती है। तो उससे आप ज्वाइन कर ले, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन है उसको आप जरूर प्रेस कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सैल्यूट, ओके।